जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि वर्ष 2022 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि यानी कुंडली में चंद्रमा अगर 9 नंबर में बैठा हुआ है या आपका बोलता नाम धनु राशि के नाम से प्रभावित है तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे मुख्य ग्रह राहु, केतु, शनि और बृहस्पति के गोचर के बारे में, ग्रहों की गोचरीय स्थिति, वक्री और मार्गी होना, उनकी आपकी राशि से किस प्रकार की स्थितियां हैं उसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जीवन के विशेष पहलू, स्वास्थ्य, सम्मान, मकान, भूमि, जमीन, जायदाद, शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, संतान, भाग्य, यात्राएं, विदेश यात्राएं, सोर्स ऑफ इनकम, इनके बारे में भी हम अलग अलग प्रकार से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जीवन के सभी मुख्य खंडों के बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो ये गोचर की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, यह है 1 जनवरी 2022 का गोचर, यानी वर्ष प्रवेश की कुंडली है। जिस प्रकार बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली बनती है, वर्ष कुंडली आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बनती है, उसी आधार पर यह वर्ष प्रवेश की कुंडली है, जिसमें प्लैनेटरी पोजीशन बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर है तो शनिदेव मकर राशि के अंदर हैं। राशि की शुरुआत में ही सूर्य शुक्र का योग आपकी राशि में बना हुआ है तो राशि से द्वादश में मंगल केतु की स्थिति रहेगी। राहु आपकी राशि से छठे में रहेंगे, राशि से दूसरे में शनि बुध, तो राशि से तीसरे में बृहस्पति का भ्रमण रहेगा। तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस है। अब भविष्य में आने वाले समय में ये प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होगी। उस चेंज होने वाली पोजीशन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य और मान सम्मान को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। स्वास्थ्य को देखने के लिए सदैव ही लगन लगनेश या कह सकते हैं राशि के मालिक को देखा जाता है। यहां मैं दोनों चीज एक साथ आपके लिए कवर करना चाहूंगा कि आपकी राशि के मालिक बृहस्पति हैं तो वहीं आपकी राशि से चौथे के मालिक भी बृहस्पति हैं, यानी यह वर्ष स्वास्थ्य, मान सम्मान एवं मकान, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, राशि के मालिक है बृहस्पति। धनु राशि एक कोदंड राशि है, बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि है, यानी ये ऐसा गुरु है जो दंडित भी कर सकता है। एनर्जी आपके अंदर रहती है, स्वभाव आपका औरों में बहुत अच्छा रहता है, सामाजिक रूप से आप परिपूर्ण हैं, लोगों के बीच में घुलना मिलना, उनसे बातें करना, ऐसा आपके व्यवहार में देखा जाता है। बृहस्पति का मतलब होता है किसी का केयर करना, ख्याल रखना, ऐसे गुण भी आपके भीतर देखे जाते हैं। लेकिन समय आने पर दंडित करना, क्रोध आना भी ऐसे लोगों में देखा जाता है। यह एक धर्म त्रिकोण राशि भी कहलाती है, इसलिए आपके भीतर धार्मिकता के गुण भी देखे जाते हैं। आप आस्तिक स्वभाव वाले, ईश्वर में आस्था, दान पुण्य में विश्वास रखते हैं। अब आपकी राशि के मालिक बृहस्पति हैं जो राशि से तीसरे घर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। ग्रह का अपने से तीसरे घर में जाना प्रतिभाओं को जन्म देता है। ग्रह का अपने से तीसरे घर में जाना आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपके हिम्मत, आपके साहस को बढ़ावा देता है। जब बृहस्पति जैसा एक ज्ञानी, बुद्धिमान और विवेकशील प्लैनेट राशि से तीसरे में जाएगा तो ये आपके भीतर इसी प्रकार की एनर्जी को भर देगा। अच्छा गाना, अच्छा लिखना, अच्छा गुनगुनाना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को पढ़ाना, टीचिंग लाइन में जाना, लोगों को सलाह देना, वकालत का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, क्योंकि तीसरा घर इन सब के लिए जाना जाता है। बृहस्पति जैसा समझदार ग्रह जब यहाँ पहुंचे तो यह आपको इन कार्यों में दक्ष कर सकता है, आपको इन चीजों को लेकर बढ़ावा दे सकता है। आप अपनी व्यवहार कुशलता के कारण लोगों में पहचाने जाते हैं। वहीं ये बृहस्पति राशि से चौथे घर के मालिक हैं। चौथे का मालिक अपने से द्वादश में अगर ट्रांजिट कर रहा हो तो इसको कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। कुछ लोगों ने इस गोचर काल में स्थान परिवर्तन किया भी है, लेकिन यह कोई बुरा योग नहीं है। अब आप इसको देखिएगा कि राशि से तीसरे में बृहस्पति जब होते हैं तो उनकी जो दृष्टियां हैं वहां से बैठकर 3, 7, 11 को बृहस्पति कंट्रोल कर रहे होते हैं। तीसरे में बैठे हैं, 7वें और 11वें घर को दृष्टि देते हैं। आपकी इच्छाओं को आपकी एक बुद्धिमान प्लेनेट ग्रहण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इन चीजों के ऊपर आप काबू पाने में सक्षम हैं। वहीं बृहस्पति जब भाग्य स्थान और लाभ स्थान को देखे तो किसी न किसी माध्यम से आपको सोर्स ऑफ इनकम देने वाला प्लेनेट हो जाता है।
13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति देव राशि पर बदल के कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी चतुर्थेश चौथे घर में होगा। राशि का मालिक अपने से चौथे में हो, मान सम्मान, धन, संपदा, सुख, साधन, सम्मान, स्वास्थ्य के लिए बेहतर योग माना जाता है। वहीं चतुर्थेश का चौथे घर में होना इस प्रकार की पुष्टि करता है कि वह समय, क्योंकि बृहस्पति 13 अप्रैल से वर्ष के अंत तक इसी राशि में रहेंगे, इसका मतलब है यह प्लेनेट आपके जीवन में आपको सुख शांति देने आया है, क्योंकि चौथा घर सुख शांति के लिए जाना जाता है। तो सुख शांति के लिहाज से अच्छा रहेगा। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन से संबंधित भी यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। चौथे घर में बृहस्पति का भ्रमण है, शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव से बैठकर चौथे घर पे आ रही है, इसका मतलब दोहरा गोचर है। अवश्य ही यह समय आपके लिए एक मकान से संबंधित अच्छी स्थिति को ला रहा है। किसी न किसी प्रकार की प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद ऐसे समय में आप ले सकते हैं। यानी इस वर्ष स्वास्थ्य, मान सम्मान को लेकर स्थितियां भी अच्छी हैं, तो आप अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। भूमि, जमीन, जायदाद, प्लॉट आदि खरीद सकते हैं या कोई वाहन खरीद सकते हैं। तो बृहस्पति का ये ट्रांजिट आपके लिए बेहतर रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति जब चौथे घर में ट्रांजिट करेंगे तो वहां से वह 10वें भाव और द्वादश भाव को भी दृष्टि देंगे। इसका मतलब है कर्म भी होगा, कार्य क्षेत्र के लिए यात्रा भ्रमण भी बृहस्पति करा सकता है। अगर बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा आपको चल रही है तो इस कार्यकाल में या इस गोचर के दौरान आपको विदेश यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। तो यह स्थिति अपने आप में काफी बेहतर है। अब देखते हैं यह वर्ष धन, धान्य, धन संचय, आय के साधनों के लिए कैसा रहने वाला है। हमेशा धन प्राप्ति के लिए हमें दूसरा और एकादश भाव शास्त्र के अनुसार देखना चाहिए। वहीं धन के प्रबल कारक बृहस्पति की आशीर्वाद के बिना आपको यह प्राप्त नहीं होता है। बृहस्पति तो अपने आप में बेहतर स्थिति में चलेंगे ही, क्योंकि बृहस्पति जब तीसरे घर में चलेंगे तो वहां से वह भाग्य स्थान और एकादश भाव को दृष्टि देंगे। जब बृहस्पति चौथे घर में स्वराशि के हो जाएंगे तो धन का कारक राशि से केंद्र में भ्रमण करेगा। उसको दूसरे घर के मालिक शनि भी दृष्टि देंगे और शनि का बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पे आएगी। यानी बृहस्पति तो अपना पूरा कार्य यहाँ कर रहे हैं। बृहस्पति यहाँ आपको पूर्ण रूप से सफलता देने के लिए तैयार है। अब आप देखिएगा दूसरे घर में शनि अपनी ही राशि में चलते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ में होंगे सप्तमेश और दशमेश। दशमेश कर्म भाव के मालिक बुध उनके साथ बैठे हैं। सबसे अच्छी बात, धन का मालिक धन भाव में है। वाणी के बल पे पैसा कमाना, परिवार से धन का सहयोग मिलना, वे ऑफ टॉकिंग के माध्यम से पैसा कमाना, आपकी बुद्धि आपके कार्य क्षेत्र में ठीक प्रकार से चल रही है, उस लिहाज से यह कॉम्बिनेशन अच्छा है। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 तक इसी राशि में भ्रमण करने वाले हैं और 29 अप्रैल के बाद शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन इस वर्ष शनिदेव ज्यादा समय तक कुंभ राशि में प्रवेश नहीं करेंगे। शनिदेव 12 जुलाई 2022 को ही वक्री हो जाएंगे इस राशि से और वापस मकर राशि के अंदर प्रवेश करके पूरे वर्ष इसी राशि में रहने वाले हैं। यानी अगर कार्यकाल की बात करें तो सिर्फ 2 महीने शनिदेव कुंभ राशि में रहने वाले हैं। अच्छी बात यह है मकर राशि भी शनि की अपनी राशि है तो कुंभ राशि भी शनि की अपनी ही राशि है। यहाँ ग्रह दूसरे घर में बैठकर चौथे घर को तीसरी दृष्टि और दशम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। इसका मतलब शनि अकेले ही दूसरे घर और 11वें घर से संबंध बनाते हैं। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन आय के साधनों को देने के लिए तैयार है। ये कॉम्बिनेशन लगातार किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम देता रहेगा। बुद्धि के बल पर, वाणी के बल पर, अच्छी भाषण शैली के द्वारा आप लोगों को प्रभावित करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। शनि की स्थिति भी यहाँ अपने आप में स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रही है, क्योंकि शनिदेव जब 12 जुलाई से वक्री होकर कुंभ से मकर में आएंगे, लेकिन दूसरे घर से निकलकर तीसरे घर के अंदर शनि का प्रवेश होगा और शनि अपनी स्व राशि के अंदर चलने वाले प्लेनेट हैं। यानी ग्रह का नुकसान नहीं हो रहा, ग्रह का पतन नहीं हो रहा। वहां भी वह अपनी ही राशि में है, यहाँ भी शनि अपनी ही राशि में। चौथे घर में बृहस्पति शनि और उसको देखेंगे तो दोहरा गोचर कहाँ पे आ रहा है? दोहरा गोचर आ रहा है चौथे घर के ऊपर। अप्रैल के महीने तक देखें तो दोहरा गोचर आएगा एकादश भाव तक। एकादश भाव लाभ का भाव। शनि की 10वीं दृष्टि 11वें घर पे आएगी।
बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 11वें घर पर आएगी। दोहरा गोचर 11वें घर पर पड़ता दिखाई देगा, यानी अप्रैल से तक के महीने में हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आए जिसमें आपको आय के साधन बढ़े। इसको कहते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का भाव। आपको किसी न किसी तरीके से धन के साधन बढ़ाने वाला ये ग्रह है, शनि भी और बृहस्पति भी। तो आय के हिसाब से देखें, सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से देखें तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में अगर देख रहे हो तो शुक्र एकादशेष हैं। शुक्र एकादशेष होकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं, यानी लाभ का मालिक राशि में ट्रांजिट कर रहा है, एक अच्छा इंडिकेशन बनता है। वैसे शुक्र छठे घर के मालिक भी हैं और वक्री भी हैं, तो छोटे छोटे से हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, लेकिन बृहस्पति के स्ट्रांग होने के कारण कोई भी बड़ा हेल्थ इश्यूज नजर नहीं आता। तो आय के साधन के हिसाब से देखें अच्छा दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आप धन भी कमाएंगे और पैसा भी जोड़ लेंगे। अब बात करता हूं मैं सप्तम भाव और दशम भाव के मालिक बुध की, यानी विवाह वैवाहिक जीवन, साथ ही साथ नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में यह वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। कहा जाता है जब तक सप्तम भाव के ऊपर राहु केतु का प्रभाव ना पड़े, बृहस्पति शनि का आशीर्वाद डबल गोचर के तौर पर ना मिले, तब तक वह विवाह से संबंधित शुभ संदेश नहीं दे पाता। इस वर्ष अगर देखें तो बृहस्पति अप्रैल के महीने तक तीसरे घर में बैठ के आपके सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि दे रहे होंगे, और शनि बुध के साथ वर्ष के शुरुआत में दिखाई दे रहे हैं, यानी विवाह से संबंधित अच्छे जो प्रस्ताव हैं वो अप्रैल के महीने तक ही दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद विवाह से संबंधित स्थितियां इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं नजर आ रही, क्योंकि शनि भी दूसरे घर में होंगे और बृहस्पति बाद में चौथे घर के अंदर आ जाएंगे। इनका सप्तम भाव से किसी प्रकार का कोई ट्रांजिट नहीं बन रहा है, यानी ऐसे समय में हम कह सकते हैं कि अगर दशा आपको बड़ी चल रही है, मान लीजिए राहु में शनि चल रही है या राहु में बुध चल रही है, क्योंकि बुध आपकी राशि से सप्तम का मालिक है। अब बुध जो सप्तम भाव का मालिक है, उस या तो उससे शनि बृहस्पति का संबंध बने तो डबल ट्रांजिट होता है, या सप्तम भाव से बने। अब बुध से संबंधित दशा अगर 2.5 वर्ष की अंतर दशा आपको मिल गई तो हो सकता है पहले वर्ष में शादी ना कराए, बाद के वर्ष में शादी आपकी करा दे, यानी 2.5 वर्ष के अंदर शादी होनी है वो हो जाएगी। लेकिन 2022 में अप्रैल के महीने तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं कॉम्बिनेशन। बाकी वैवाहिक जीवन के हिसाब से कोई बुरा कॉम्बिनेशन मुझे नजर नहीं आता। जब वर्ष के शुरुआत में राशि से सप्तम का मालिक बुध अपने से अष्टम में चल रहा हो तो इसको कहते हैं डिले इन मैरिज का कॉम्बिनेशन। छोटे मोटे मतभेद का कॉम्बिनेशन पति पत्नी के बीच, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती है। वहीं बुध दशम भाव के मालिक हैं। दशम भाव कार्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है, आपके काम धंधे के लिए जाना जाता है, आप रोजमर्रा में क्या कर्म करते हैं उसके लिए जाना जाता है। दशम का मालिक दूसरे घर में ट्रांजिट कर रहा है, दूसरे घर के मालिक शनि के साथ ट्रांजिट कर रहा है। इसका मतलब है द्वितीय दूसरे ही घर में है, बुध उनके साथ हैं, यानी आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, सब चीजों का मेलजोल करके चलने का एक कॉम्बिनेशन है। ये वो समय होगा जब वाणी के बल पर आपको सफलता मिलेगी। ये वो कॉम्बिनेशन होगा जो वाणी से जुड़े हुए कार्य क्या होते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू हो जाएगा, किसी से डीलिंग करने जा रहे हैं, आप उसे अपनी बात समझा पाएंगे, वो आपकी बात ठीक प्रकार से समझेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। चाहे आप व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, तो दोनों ही क्षेत्र में ये कॉम्बिनेशन प्रबल है। नौकरी और व्यवसाय दोनों के क्षेत्र से बेहतर है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके राशि से लाभ स्थान के मालिक को भी शनि बृहस्पति का आशीर्वाद है, तो बाद में बृहस्पति जब मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे तो वह राशि से दशम को दृष्टि देंगे। इसका मतलब है यह योग कार्य क्षेत्र में संपन्नता देने के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, तो नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र से बेहतर रहेगा। अब मैं बात करूंगा शिक्षा संतान के उद्देश्य से। देखिए, पंचम भाव से हम विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान को देखते हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें कारक बुध को देखना पड़ता है। वर्ष की शुरुआत में शनि के साथ बुध की युति शिक्षा के माध्यम से अच्छी ही मानी जाती है। तो वहीं संतान के नजरिए से देखें तो बृहस्पति कुंभ में होंगे, कुंभ से बैठकर वो नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां से हम संतान उत्पत्ति को देखते हैं।
तो वहीं बृहस्पति स्वराशि के होकर राशि से केंद्र में चलेंगे तो संतान के नजरिए से भी अच्छा है। लेकिन अब पंचम भाव के मालिक जो मंगल हैं वो वर्ष की शुरुआत में राशि से द्वादश में केतु के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका मतलब है पंचमेश का द्वादश में स्वराशि पे जाना, घर से दूर जाके पढ़ाई का योग, या ऐसे समय में आप संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं। शुरुआती तौर पर ऐसा दिखता है कि पढ़ाई में मन ना लगना या पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ जाना, कोई दुविधा आना, संतान से संबंधित मतभेद हो रहे हैं या संतान कंसीव नहीं हो रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने शुरुआत के तौर पे दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल देव धनु राशि में 26 फरवरी को प्रवेश करेंगे। 26 फरवरी से लेके और आप ये देखिएगा कि लगभग धनु में, और धनु के बाद फिर आएंगे ये मकर में और रहेंगे यहाँ 17 मई तक। धनु और मकर को लगभग 90 दिन तक प्रभावित करेंगे। ये वो समय होगा जो एक्सीलेंसी इन एजुकेशन के लिए बढ़िया, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय होगा, संतान कंसीव करने के लिए अच्छा समय होगा, क्योंकि शनि और बृहस्पति भी पूरी तरीके से यहाँ आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। तो वहीं शिक्षा के नजरिए से देखें तो मैं इसको खराब योग नहीं कहता। मंगल शिक्षा कराने वाले हैं। जब मंगल राशि में होंगे तो आपके समझिए पंचमेश का राशि में ट्रांजिट, फिर मंगल उच्च के होंगे, पंचमेश का उच्च के होके दूसरे भाव में ट्रांजिट, फिर मंगल कुंभ राशि में आएंगे, फिर मंगल मीन में, फिर मंगल मेष में। तो लगातार जो प्लेनेट का ट्रांजिट है वो शुरुआत में 26 फरवरी तक तो कुछ तंग कर रहा है, लेकिन बाद में ये कॉम्बिनेशन प्रबल है, मजबूत है, आपके लिए फायदा देने वाला होगा। तो शिक्षा, संतान के नजरिए से भी ये कॉम्बिनेशन बेहतर है। अब तक हमने बात की है बृहस्पति, शनि, शिक्षा, संतान, विवाह, नौकरी, पैसा, सब कुछ। अब हम बात करेंगे मुख्य ग्रह राहु केतु के बारे में। देखिए राशि से द्वादश में जब जब राहु केतु का ट्रांजिट चल रहा हो तो यह समय हेल्थ इश्यूज देता है, चिंताएं देता है, परेशानी देता है, खर्च देता है, आय से अधिक खर्च देता है। कहते हैं सैलरी आती है, सैलरी चली जाती है, सैलरी आती है, किसी इन्वेस्टमेंट पे खर्च हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि धनु राशि से पंचम और एकादश को कवर करेंगे राहु केतु 12 अप्रैल 2022 से। राहु आ जाएंगे मेष राशि के अंदर, तो तुला राशि में आ जाएंगे केतु। 5 और 11 का एक्सेस किसी भी चीज के लिए अच्छा माना जाता है। आप किसी बीमारी से त्रस्त हैं, परेशानी से त्रस्त हैं, उसका हल नहीं निकल रहा है, 5-11 का एक्सेस है, अच्छा है। एजुकेशन के लिए अच्छा है, किसी बीमारी से कवर करने के लिए अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा माना जाता है, 5-11 एक्सेस। अब राहु जब पंचम भाव में ट्रांजिट करें और वे मंगल की राशि में हो तो देखिए राहु को भी स्वभाव से अडिग और दंडी कहा जाता है। जब मैं मंगल की अग्नि तत्व राशि में पंचम भाव में हो तो स्वभाव के अंदर उद्दंडता नहीं लानी है, स्वभाव के अंदर उद्वेग, क्रोध नहीं लाना है, स्वभाव के अंदर जल्दबाजी नहीं लानी है, क्योंकि आप अपने स्वभाव के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपने गलत निर्णयों के कारण या अचानक से ऐसे फैसले ले लेंगे जो कि आपके लिए नुकसानदायक होंगे। ऐसे राहु से आपको बचना होगा, क्योंकि यह राहु तुरंत एक्शन लेने वाला प्लेनेट है। ये राहु जब पंचम में चलता है तो बुद्धि को कब क्रोध में बदल दे, कब आप शांत स्वभाव से क्रोधी स्वभाव वाले हो जाएं, ऐसा इंडिकेशन राहु देता है। पंचम में राहु का बैठना अच्छा माना जाता है। यह कॉम्बिनेशन अचानक से धन प्राप्ति के लिए भी जाना जाता है। यह कॉम्बिनेशन अचानक से शिक्षा के क्षेत्र में फायदा देने वाला, बुद्धि से लाभ देने वाला भी माना जाता है। राहु का संबंध दृष्टिगत देखें तो नवम भाव आपकी राशि और एकादश से बनता है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। वहीं केतु को आप देखिएगा, केतु राशि से 11th में, राशि से 11th यानी लाभ के घर में कोई प्लेनेट आया, प्लेनेट कोई भी हो अगर वे राशि से 11th में आया है तो कुछ ना कुछ देकर तो जाएगा। अब यहाँ केतु मित्र की राशि में होंगे। मित्र की राशि में क्या हुआ, केतु हो या राहु हो वह अच्छे ही बल देता है। केतु इच्छाओं को प्रबल कर सकता है, केतु इच्छाओं को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह एकादश है। एकादश भाव
3, 7, 11 काम त्रिकोण में सबसे प्रबल भाव माना जाता है। और जब केतु जैसा प्लेनेट वहां बैठता है तो इच्छाओं में प्रबल हो सकता है कि भाई मैं अपने जीवन में, मेरे पे पैसा है, मैं धन कमाता हूँ, मैंने धन संचय किया हुआ है, तो क्यों ना मैं उस अपने सुख साधनों पे खर्च करूं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लाभ प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी यात्राएं करना या स्थान बदलना, आना जाना करना, ट्रैवलिंग्स करना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। तो राहु केतु आपके लिए खराब नहीं है। राहु केतु जब ट्रांजिट करेंगे, अपना परिवर्तन करेंगे, राशि बदलेंगे, तो 12 और 6 को छोड़ देंगे। जहां छठा घर रोग, ऋण, रिपु, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशंस, इन्वेस्टमेंट, खर्चा, परेशानी, बीमारी, दुविधा के लिए जाना जाता है। अगर राहु केतु से संबंधित दशा भी चल रही है तो ऐसे लोगों को काफी पीड़ा राहु केतु ने दी होगी, मेंटली भी और फिजिकली भी, लेकिन ये सब चीजें आपकी रिमूव हो जाएंगी। तो राहु केतु का भी ट्रांजिट आपके लिए सफलतापूर्वक ही दिखाई दे रहा है। तो ये तो थी गोचरीय पोजीशन। अब बात करते हैं ऐसे उपाय जो आपको वर्ष भर इन चीजों में हेल्प करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी वो चीज हो जाती है, जैसे कहते हैं कुंडली के अंदर बैठे हुए ग्रहों की पोजीशन क्या है, कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा ग्रह कमजोर है, उसको देखते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसकी रेमेडी, पूजा पाठ, दान करते हैं तो फायदा मिल जाता है। ऐसे ही मैंने वर्ष की शुरुआत में देखा तो मंगल को ज्यादा प्रबल नहीं दिखाई दिए, राहु केतु अभी भी 6 बारे में चलते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को हनुमान जी की उपासना करना बहुत ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। साथ ही साथ भगवान शिव को अभिषेक करना, रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करना, महामृत्युंजय मंत्र के जप अपने स्वयं के लिए करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। आप लोग अगर चाहें तो पुखराज रत्न भी पहन सकते हैं, लेकिन उसके लिए बृहस्पति को मीन राशि में आना जरूरी है। यानी अप्रैल के महीने के बाद आप पुखराज रत्न धारण करेंगे तो यह आपके कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, धन सभी के लिए अच्छा माना जाएगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हमने यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।